गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10वीं हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम काल और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा। काल कहते किसको है? परिभाषा देखिए, काल का यदि हम दूसरा नाम कहें तो काल का अभिप्राय समय। काल का अभिप्राय क्या है? समय से। पिछले वाले वीडियो में हमने जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक पढ़े उसमें हम पढ़ चुके हैं क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, समास क्या है। क्रिया जिससे हमें करने वाले शब्दों को का बोध कराने वाले, जिससे हमें काम के करने वाले शब्दों का आभास होता है, उसको हम कहते हैं क्रिया। लेकिन क्रिया के करने के समय का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वे काल में गिने जाएंगे, जिनसे हमें क्रिया के होने के समय का आभास होता है कि क्रिया कौन से समय में संपादित की गई, उसको हम क्या कहते हैं? काल। तो जिन शब्दों से हमें कार्य के करने के होने का समय जान सकते हैं हम, या क्रिया के करने के होने के समय का आभास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? काल या समय। इसकी परिभाषा हम क्या कर सकते हैं? जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का बोध होता है, किन शब्दों से? जिनसे हमें क्रिया के करने के या क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? काल। अब इसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। वे शब्द जो क्रिया के, वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का आभास कराते हैं। करने के समय का आभास, समय का आभास या बोध। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। मतलब जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का आभास होता है कि कोई काम किस समय में संपादित हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? काल। अब एक उदाहरण के द्वारा यदि हम इसको देखें तो देखिए, जैसे राधा नाचती थी। राधा नाचती थी। क्रिया शब्द क्या है यहाँ? नाचना। अब ये जो है, ये कौन है? कर्ता। करने वाला क्या कर रहा है? नाचने का काम। अब ये था, थी, थे, ये शब्द आ रहे हैं। नाचती थी यानी अब नहीं नाचती, वो क्या है? पहले नाचती थी। तो कौन सा शब्द? ये जो थी शब्द है, इनसे हमें क्रिया के होने के समय का आभास हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? काल सूचक शब्द। काल सूचक शब्द भूतकाल की क्रिया को बता रहा है ये कि वो पहले नाचती थी, यानी वर्तमान समय में नहीं नाचती है। राधा नाचती थी। रहा है, रही है, ये शब्द आते हैं, यानी कोई क्रिया वर्तमान समय में संपादित हो रही है। ऐसे यदि हम किसी क्रिया शब्द के पीछे ये शब्द लगते हैं, जैसे जाएगा, गा, गे, गी, तो ये वाले भविष्य में होने के किसी काम को प्रकट करते हैं, तो वो कौन सी क्रिया होगी? भविष्य काल की। तो था, थे, थी वाली सामान्य रूप में भूतकाल की क्रियाएं, रहा है, रही है, ये सारी क्रियाएं वर्तमान काल की, और गा, गे, गीत जनरली जिन शब्दों के पीछे या जिन वाक्यों के पीछे आता है, हम उन्हें भविष्य काल की क्रियाएं मानते हैं। क्रिया का अर्थ क्लियर होने के बाद हम क्रिया के भेद देखेंगे। काल के भेद देखेंगे हम कि काल के कितने भेद है। काल की परिभाषा आपको बता दी हमने। वे शब्द जो क्रिया के होने या हमें क्रिया किस समय में संपादित की गई है उसका आभास कराते हैं, काल कहलाते हैं। अब काल के प्रकार, परिभाषा होने के बाद काल के कितने प्रकार हैं? जनरली आप लोगों को पता ही होता है, काल के 3 भेद हैं। 10th बोर्ड के एग्जाम में आपके इसके लिए जो प्रश्न आता है, उसमें आपको कोई ना कोई वाक्य लिखा होता है और आपको लिखना होता है उसमें कौन सा काल है। काल के भेद, काल के भेद 3 भेद है। देखिए काल के, जनरली आपको पता भी है, इंग्लिश में जिनको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं हम, हिंदी में उन्हीं का नाम है भूतकाल। 3 है काल के भेद। भूतकाल, भूतकाल,
दूसरा है काल का भेद, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। तीसरा भेद है इसका भविष्य काल, भविष्य काल। तीन भेद माने जाते हैं काल के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम काल के इन विभिन्न रूपों को अलग अलग आधारों पर देखेंगे और इनके वापस कितने भेद हैं उनके आधार पर हम इनका अध्ययन डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा काल ले रहे हैं? भूतकाल। भूतकाल हेडिंग है अब हमारा पहला भूतकाल। काल के तीन भेदों में सबसे पहला भूतकाल। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। भूत का मतलब पुराना या बीता हुआ समय, मतलब जो कार्य पहले से संपादित किया जा चुका है, जो काम पहले से पूर्ण हो चुका है, जो कार्य वर्तमान में नहीं चल रहा है, या कहने का अभिप्राय है जिन काल के काल सूचक शब्दों से हमें किसी काम के पूर्ण होने का आभास होता है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है, उसको हम कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल। तो भूतकाल की परिभाषा क्या होगी कि इसमें हमें बीते हुए समय का ज्ञान होता है, या इसके अंदर किसी क्रिया को लिखते समय या करते समय या क्रिया को बताते समय यह आभास होता है कि वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, वो काम पूरा हो चुका है। तो वे काल सूचक शब्द जो हमें किसी काम के पूरा होने की स्थिति को सूचित करते हैं, या जिनसे हमें यह ज्ञान होता है कि अमुक समय में वो काम पूरा हो चुका है, या कार्य की पूर्णता का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा भूतकाल। कार्य की पूर्णता का बोध होता है हमें, या क्रिया की पूर्णता का बोध, क्रिया की पूर्णता का बोध। क्रिया को करते या लिखते समय हमें पता चल चुका होता है कि अमुक काम पूरा हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान समय में वो नहीं चल रहा है। अब देखिए इसके विभिन्न प्रकार के भेद कौन कौन से हैं? भूतकाल के ही बहुत सारे भेद हैं। जनरली इसके पीछे आता है था, थे, थी। कार्य पूरा हो चुका है मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। तो क्या आता है इन वाक्यों के पीछे? जनरली भूतकाल के जितने भी वाक्य होते हैं था, थे, थी, जनरली आपको इसकी पहचान करने का तरीका यही है। लेकिन इसके फिर भी विभिन्न प्रकार से हम भेद करते हैं। इसके विभिन्न भेदों को हम एक एक करके देखेंगे। उसमें सबसे पहला यदि इसका भेद देखें तो सामान्य भूत। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूत। सामान्य भूत सामान्य भूत किसको कहते हैं? इसमें क्रिया के पूर्ण होने का तो हमें आभास होता है, लेकिन उसे हमें यह पता नहीं चलता कि वो पूरी किस समय हुई थी। सामान्य भूत क्रिया की पूर्णता का बोध तो होगा, लेकिन वो किस समय में पूरी हुई है जब हमें इसका आभास नहीं हो पाता, तो उसे हम सामान्य भूतकाल की क्रिया कहेंगे। मतलब इसके अंदर हमें काम किस समय पूरा हुआ, भूतकाल में हुआ तो है, कार्य पूरा हो चुका है, इसका भी हमें ज्ञान चल जाता है, लेकिन वो कौन से टाइम पे या कौन से समय में पूरा हुआ था, इसका हमें जब ज्ञान नहीं होता तो उसको हम कहते हैं सामान्य भूत। भूत शब्द लगा हुआ है यानी वो बीता हुआ समय का बात है, क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वो किस समय पूरी हुई थी इसका जब हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा भूतकाल का रूप है? सामान्य भूतकाल का रूप। इसका एक उदाहरण देखिए, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस वाक्य को यदि मैं पढ़ूं तो मुझे आभास नहीं होता कि मैंने खाना कब खाया था। मैंने खाना खाया, कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन समय स्थिति नहीं बताई गई है, यानी कार्य किस समय पूरा हुआ था उसका मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? सामान्य भूतकाल की क्रिया। देखिए इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण, वे जा चुके थे। काम पूरा हो गया है। कौन सा काम पूरा हो चुका है? जाने का। वे जा चुके थे यानी काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन कब गए?
वे जा चुके थे, किस समय गए, सोमवार को गए, मंगलवार को गए, घड़ी में कौन से समय पर वे गए, इसका जब हमें आभास नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, कौन सा काल है, सॉरी काल पढ़ रहे हैं हम, और क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वे काल कहलाते हैं। और सामान्य भूतकाल का अभिप्राय यह है कि इसके अंदर क्रिया पूरी तो हो चुकी होती है, लेकिन क्रिया किस समय में पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी इसका हमें जब ज्ञान नहीं होता तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। दूसरे वाले वाक्य के अंदर भी आप देखिए, वे जा चुके थे, कार्य पूरा हो चुका है, जाना क्रिया हो चुकी है, लेकिन किस समय गए इसका आभास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काल हुआ, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है सामान्य भूतकाल के बाद में दूसरा इसका प्रकार आसन्न भूत, क ख ग घ हम लिख लेंगे, आसन्न भूत, आसन्न भूत दूसरा प्रकार। आसन्न भूत देखिए, आसन्न भूतकाल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ है, आसन्न का मतलब होता है निकटता, वो अभी अभी पूरा हुआ है। इन वाक्य इसके अंदर ऐसे वाक्य शामिल किए जाएंगे जो काम अभी अभी पूर्णता प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे वाक्य जिनको पढ़ते समय हमें ज्ञान होता है कि अमुक कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी अभी पूर्णता प्राप्त कर चुका है। अभी मतलब आसन्न का मतलब होता है निकटता, जो वर्तमान के तो निकट पहुंच गया था और जिसकी पूर्णता का आभास हमें होता है कि अभी अभी वो संपन्न हुआ है, तो वहां पर कौन सा काल होगा, आसन्न भूत। आसन्न का मतलब फिर समझिए आप, निकटता, भूतकाल की कोई क्रिया जो वर्तमान समय के निकट है और जिन वाक्यों को पढ़ने से हमें आभास हो रहा है कि अमुक क्रिया अभी अभी पूरी हुई है, अभी ही उसने पूर्णता को प्राप्त किया है, तो वहां पर कौन सा काल होगा, आसन्न भूत। इसका एक उदाहरण देखिए, अभा अभी अभी घर गई, अभी अभी घर गई, घर गई। जाना क्रिया है, देखिए इसमें घर जाना, घर चली गई है, वो कार्य पूरा हो चुका है। अभी अभी जो शब्द आ रहा है यानी वर्तमान समय के निकट है ये क्रिया कि अभी अभी घर गई है, यानी कार्य पूरा हो चुका है, वो जा चुकी है घर के लिए, लेकिन अभी अभी जो शब्द आ रहा है वो वर्तमान समय के निकट होने के कारण यहाँ पर काल का कौन सा रूप होगा, आसन्न भूत। मतलब इसके अंदर कोई काम पूरा हो चुका होता है लेकिन वो वर्तमान समय के निकट होता है और हमें उन वाक्यों को पढ़ने से आभास होता है कि वो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, तो वहां पर कौन सा काल होगा, आसन्न भूत। इसका एक उदाहरण और देखिए, वे अभी, दूसरा या यूं लिख ले हम, मोहन अभी सोया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ है आ रहा है तो वर्तमान काल होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, ये भूतकाल का वाक्य है, सोने का काम पूरा हो चुका है। इसीलिए वाक्य को पढ़ें और तब निष्कर्ष निकालें कि भूतकाल का वाक्य है या वर्तमान काल का। आपको जिन क्रिया शब्दों की पूर्णता का आभास हो रहा है वाक्यों के अंदर, वहां हमेशा भूतकाल होगा। और देखिए, मोहन अभी सोया है यानी सोने का काम कर चुका है, वो सो गया है, लेकिन अभी सोया है, उसका प्रभाव वर्तमान के निकट है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा काल होगा, आसन्न भूतकाल। फिर तीसरा प्रकार भूतकाल का ही तीसरा रूप देखिए, आसन्न भूत के बाद में तीसरा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत इसके नाम से स्पष्ट है, देखो इसके अंदर भूतकाल की कोई भी क्रिया है वो कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, यानी इसके अंदर कोई भी कार्य भी भूतकाल में चल नहीं रहा है। जो कार्य भूतकाल के अंदर पूरा हो चुका है, कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें ये आभास होता है कि वो कार्य भूतकाल के अंदर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, आगे की वो क्रिया जारी नहीं है, भूतकाल में पूरी तरह से संपादित किया जा चुका है, उसका वर्तमान समय पर या भविष्य में कोई प्रभाव वापस नहीं आएगा, तो वहां पर कौन सा काल होगा,
पूर्ण भूतकाल। जैसे हम एक व्यास जी ने, या हम यूं कहें वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। ये कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है, इसका वर्तमान समय पर भी कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। ये कार्य पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, वर्तमान समय के अंदर अब जारी नहीं होगा, भविष्य के अंदर नहीं लिखा जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, कार्य भूतकाल का था, यानी बीते हुए समय का था, और वहां पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर कौन सा काल हुआ? पूर्ण भूत, पूरी तरह से बीता हुआ कार्य, यानी जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, या इसके अलावा और वाक्य देखिए, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, यानी कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है। पुलिस आ गई, इसका तात्पर्य नहीं कि वो अभी तक रनिंग में चल रहा है कार्य या भविष्य के अंदर जारी होगा। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, यानी वे अपना कार्य पूर्णता की ओर ले जा चुके हैं। पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक तो चोर पूरी तरह से भाग चुके थे, यानी कार्य अपनी पूर्णता की ओर चला गया है। तो जब कार्य भूतकाल का था और पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, वहां पर कौन सा काल होगा? पूर्ण भूत। नाम से स्पष्ट है, आसन्न में तो वर्तमान समय की निकटता रहती है, सामान्य भूत के अंदर क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, लेकिन उन्हें हमें समय का आभास नहीं होता कि वो कौन से समय के अंदर संपादित की गई थी। लेकिन पूर्ण भूत के अंदर हमें समय का भी आभास रहता है कि अमुक कार्य कब किस समय पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त कर चुका था। तो ये था पूर्ण भूत। अब भूतकाल का ही चौथा रूप अपूर्ण भूत। चौथा रूप है अपूर्ण भूत। पूर्ण भूत में तो हमने देखा, हमें पूरी तरह से ज्ञान हो चुका था कि कार्य भूतकाल का था, बीते हुए समय का था, और उसमें अपनी पूर्णता या पूरी तरह संपन्न होने का हमें आभास हो जाता है। अपूर्ण में क्या होगा? अपूर्णता रहेगी, यानी कार्य पूरा नहीं हो रहा होगा, या कार्य की पूर्णता के अंदर हमें संदेह दिखाई देता है कि कार्य संदेह क्या पूरी तरह से हमें पता होता है इसके अंदर तो कि कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं हो चुका है। इसके लिए एक उदाहरण देखिए, वह सोता था, यानी इस वाक्य को यदि मैं पढ़ूं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कार्य जैसे शुरू तो हो चुका है, भूतकाल का है कि वह सोता था, यानी अभी सो रहा है, कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, वो उठा है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है। इसको पढ़ने से देखिए, वह सोता था, क्रिया शब्द क्या है? सोना तो हो गया क्रिया शब्द, था भूतकाल का वाक्य हो गया कि वो पूरी तरह से पहले वाले समय में सो रहा था, लेकिन वो कार्य पूर्ण कर चुका है या नहीं इसका मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। तो वहां पर कौन सा होगा? अपूर्ण भूत। पूर्ण भूत में तो कार्य की पूर्णता का ज्ञान हो जाता है, लेकिन अपूर्ण भूत में भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उनके कार्य की पूर्णता का हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। इसका एक उदाहरण और देखिए, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था, वाक्य किसका है? भूतकाल का, यानी भूतकाल के अंदर कोई चुनाव हो रहे होंगे, उसका रंग लोगों पर चढ़ा हुआ था और वो उसकी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन वो कार्य पूर्ण हो चुका है या नहीं अभी भी जारी है क्या? इस वाक्य को पढ़ने से मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भूतकाल का कौन सा रूप हुआ? अपूर्ण भूत, यानी कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका नहीं है। इस वाक्य को पढ़ने से हमें इस चीज का आभास नहीं हो पाता, तो वहां पर काल का कौन सा हुआ? भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल, जहां हमें क्रिया की पूर्णता में अपूर्णता का आभास नहीं होता। पूर्ण भूत में तो क्रिया की पूर्णता का आभास होगा, अपूर्ण भूत में हमें क्रिया की पूर्णता का आभास नहीं हो पाता। फिर देखिए पांचवा प्रकार इसका
अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध, भूतकाल का पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का अर्थ होता है हमें जिस पर किसी संदेह हो या शंका हो, तो इसके अंदर क्रिया के पूरा होने या न होने पर हमें संदेह सूचित होता है कि भूतकाल की कोई क्रिया पूरी तरह हुई है या नहीं। मतलब इसमें संदेह या शंका बनी हुई। संदेह हर चीज में आपको नाम से स्पष्ट ध्यान में पड़ जाएगा कि क्या है। यदि कोई कार्य भूतकाल के अंदर शुरू हुआ था लेकिन यदि वो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है या नहीं, पूर्ण भूत में तो पूरा हो चुका है, अपूर्ण भूत में पूरा नहीं होता है, और संदिग्ध में संदेह बना रहता है कि अमुक कार्य पूरा हो चुका है या नहीं। तो जहाँ संदेह या शंका का भाव सूचित होता है वहां भूतकाल का कौन सा प्रकार होता है? संदिग्ध भूत। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे किसान काम बंद करके जा चुके होंगे, जा चुके होंगे। मतलब भूतकाल का वाक्य देखिए कि उनका कार्य पूरा हो गया होगा तो वो चले गए होंगे, हिसाब से तो यही स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जा चुके होंगे संदेह बना हुआ, चुके होंगे यानी क्या? गए भी हो सकते हैं, नहीं भी गए हो सकते हैं। कार्य की पूर्णता संदिग्ध है कि कार्य वास्तव में, न तो यहाँ पर अपूर्णता का भाव सूचित हो रहा है कि भाई वो नहीं गए, नहीं जा चुके होंगे। अगर मैं साफ साफ लिख देती कि नहीं गए होंगे, यानी भूतकाल का वाक्य है और अपूर्णता का बोध है। लेकिन यदि मैं कहूं कि वे अपना कार्य बंद करके जा चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या है? संदेह और शंका बनी हुई है। संदेह और शंका किस लिए? कि तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो रहा है इस वाक्य को पढ़ने से कि काम पूरा हो चुका है या नहीं। तो जहां संदेह और शंका बनी हुई है भूतकाल के किसी वाक्य की क्रिया की, तो वहां पर संदिग्ध भूत माना जाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए, देखिए इसका। शायद सभी छात्र घर पहुंच गए होंगे, शायद सभी छात्र घर पहुंच गए होंगे। अगर मैं कहूं शायद शब्द लिखा हुआ है, वहीं पर ही संदेह उजागर हो जाता है। शायद का मतलब क्या है? संदेह और शंका कि अभी मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं है कि वे घर पहुंचे होंगे या नहीं। शायद सभी छात्र घर पहुंच गए होंगे, उनके घर पहुंचने में मुझे संदेह है कि कार्य पूर्ण हो चुका है या नहीं। जहाँ संदेह और शंका का भाव है वहां पर भूतकाल का कौन सा रूप माना जाता है? संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब ही जहाँ शंका बनी हुई, जहाँ संदेह बना हुआ है, क्रिया का पूरा होने या न होने का बनी हुई हो, वहां पर कौन सा भूतकाल का रूप माना जाता है? संदिग्ध भूत। और अब देखिए इसका लास्ट रूप है हेतु मजबूत। भूतकाल का छठा जो प्रकार है वो हेतु मजबूत। चल देख लेंगे हम इसे छठे प्रकार को, हेतु मजबूत। हेतु मजबूत नाम याद रखिएगा, हेतु मजबूत। इस रूप से इस बात का बोध होता है हमें कि काम भूतकाल में होना था पर शर्त पूरी न होने के कारण वो पूरा नहीं हुआ। कोई काम यदि भूतकाल में संपन्न होने वाला हो, लेकिन यदि शर्त पूरी न होने के कारण यदि वो संपन्न नहीं हो पाता, तो वहां पर कौन सा भूत होता है? हेतु मजबूत। हेतु का मतलब होता है कारण। कारण का मतलब जब कोई शर्त लिखी हुई होगी कि ये शर्त पूरी होने पर ही अमुक कार्य भूतकाल में संपन्न होना था, लेकिन यदि शर्त पूरी नहीं होती और कोई कार्य संपन्न नहीं होता, तो वहां पर भूतकाल का कौन सा रूप माना जाएगा? हेतु मजबूत। जैसे मैं घर होता तो मोहन रुक जाता। उदाहरण लिखा मैंने, देखिए, मैं घर होता तो मोहन रुक जाता। उदाहरण है इसका। शर्त क्या है? मोहन कब रुकता? यानी
कार्य पूर्ण कब होता? मोहन का काम क्या था? रुकने का। और कार्य कब पूरा होता? जब मैं घर होता। शर्त क्या थी मेरे घर पर रुकने की? यदि मैं घर पर होता तो मोहन रुक जाता। रुक जाने का मतलब है कि कार्य भूतकाल में संपन्न होना था रुकने का, लेकिन कब संपन्न होना था? जब उसकी शर्त क्या थी? मैं घर पर होता तो कार्य क्यों नहीं संपन्न हुआ? क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई। तो इस तरह के जो वाक्य हैं जहां पर कोई काम भूतकाल में संपन्न होने वाला होता है लेकिन शर्त पूरी न हो पाने के कारण यदि वो काम पूरा नहीं होता तो वहां पर भूतकाल का कौन सा रूप माना जाता है? हेतु मदभूत। यानी कोई कारण होना था, वो किस कारण से संपन्न नहीं हुआ। हेतु का मतलब ये होता है कोई कारण, किस शर्त के कारण या किस वजह से कोई काम भूतकाल में पूरा नहीं हो पाता, वो शर्त यदि लिखी हुई है तो वहां पर कौन सा होगा भूतकाल का रूप? हेतु मदभूत। इसका एक उदाहरण और देख लीजिए आप। बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। यदि बाढ़ आ जाती तो पूरा गांव डूब जाता। यानी गांव डूबने का कारण क्या था? बाढ़ का आना। बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। शर्त क्या थी गांव के डूबने की? बाढ़ आ गई। यदि बाढ़ आ गई होती तो, जब कारण लिखा हुआ है कि कोई काम पूरा क्यों नहीं हुआ है, गांव किस लिए नहीं डूबा? क्योंकि बाढ़ आई ही नहीं। यदि बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। शर्त क्या थी गांव के डूबने की? बाढ़ आना। अगर बाढ़ आई नहीं तो सारा गांव बच गया। तो बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। ये कार्य कब पूरा हो जाता? जब बाढ़ आ गई होती। इसकी शर्त ये थी कि गांव कब डूब जाता? डूबना क्रिया है, डूब कब जाता? जब बाढ़ आ गई होती। तो बाढ़ आई ही नहीं और गांव डूबा ही नहीं। तो भूतकाल की कोई क्रिया किसी शर्त के पूरी न होने के कारण यदि संपन्न नहीं होती तो वहां पर कौन सा काल का रूप माना जाता है? भूतकाल का हेतु मदभूत छठा प्रकार था। तो देखिए हमने आज की इस वीडियो में देखा काल का अर्थ क्या है, समय किसे कहते हैं, जो किसी क्रिया के करने या समय के होने का आभास कराते हैं, या कोई कार्य करते समय या लिखते समय उनके समय का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं काल। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसके बाद हमने सबसे पहला देखा था भूतकाल, जिसके अंदर हमें किसी क्रिया के पूर्ण होने का आभास होता है। था, थे, थी जिसके वाक्य के अंदर पीछे आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई कार्य पहले से ही संपादित हो चुका है या उसका प्रभाव वर्तमान समय में है। तो मुख्य रूप से भूतकाल की पहचान क्या है? जिनसे हमें किसी काम के बीते हुए समय का आभास होता है उसको हम कहते हैं भूतकाल। फिर इसके 6 भेद थे। 6 भेदों में हमने 6 भेद कौन कौन से थे देखिए। सबसे पहला जो हमने पढ़ा सामान्य भूतकाल, जिसके अंदर कार्य पूरा हो चुका है लेकिन समय का ज्ञान नहीं होता। फिर आसन्न भूत, कोई काम जो वर्तमान समय के निकट है यानी अभी अभी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, जिसका प्रभाव वर्तमान पर भी पड़ा था। हमें पता चला है कि कोई क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, तो वहां पर भूतकाल का कौन सा रूप? आसन्न भूत। पूर्ण भूत में जिसके अंदर भूतकाल में कोई कार्य पूरा चालू हुआ था और भूतकाल में पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, वहां पर पूर्ण भूत। कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, वहां पर अपूर्ण भूत। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था संदिग्ध भूत, जो काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अंदर यदि हमें कोई संदेह या शंका का भाव हो तो वहां संदिग्ध भूत। और लास्ट हमने पढ़ा था हेतु मदभूत। हेतु मदभूत का मतलब कोई काम भूतकाल में पूरा होना था, किसी शर्त से पूरा होना था, लेकिन यदि वो शर्त पूरी नहीं होती तो वहां पर भूतकाल का कौन सा रूप माना जाता है? हेतु मदभूत। इन सबको हमने उदाहरणों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि किसी को कोई परेशानी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।